हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि एलएलपी को कौन से एक्ट रेगुलेट कर रहे हैं, वो है द एलएलपी एक्ट 2008, मतलब द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वहीं जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है उसको रेगुलेट कर रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब हम अगर इसके दूसरे पॉइंट्स यानी कि मेंबर्स और पार्टनर्स की अगर बात करें तो एलएलपी में क्या होता है कि द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी वन नोन एज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, मतलब कि जो भी पर्सन एलएलपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसको एलएलपी के पार्टनर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स आर नोन एज द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन क्या क्या बोल रहा है कि जो पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी को शेयर्स में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, क्या हुआ कि अब आपकी कंपनी में जो है कुछ पर्सन हैं, उनमें से कोई एक या दो बंदे ऐसे हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है कंपनी का मेंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोलता है कि एलएलपी में इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है एलएलपी का, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, वो ये गवर्न करता है कि इसमें जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, यानी कि गवर्न करना पड़ता है। यहाँ पर ये बात बोल रहा है, यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट यानी कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या बोलता है कि द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी का जो इंटरनल गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, स्टैट्यूट का। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसके द्वारा जो है इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपनी का रेगुलेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेम की। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है क्या, नेम। चौथा पॉइंट ये कहता है एलएलपी में यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कि नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज अ सफिक्स, मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप के जितने भी मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके अंदर में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सफिक्स, मतलब अपने नाम में जो भी आप अपने एलएलपी का नाम रख रहे हैं उसमें आपको एलएलपी ज़रूर मेंशन करना है एज अ सफिक्स। और वही कंपनी में क्या बोलता है कि नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड्स लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी टू कंटेन द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एज सफिक्स। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम क्या बोलता है कि नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड्स, क्या कंटेन कर रही है, वर्ड्स को कंटेन कर रही है क्या, लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी।
टू कंटेन द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एज सफिक्स, यानी कि 3 इसमें बताया गया है। एक आपका प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लिमिटेड, और साथ के साथ में आपका प्राइवेट लिमिटेड जो है हम कंपनी के नाम के सफिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 5वां पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या बोलता है, नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स में क्या बोलता है कि एलएलपी में मिनिमम जो है आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मतलब 2 बंदों से मिल करके एलएलपी का फॉर्मेशन होता है और आपको इसको अनगिनत लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ऑन द मेंबर इन द एक्ट द मेंबर ऑफ द एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज, ठीक है। तो जो बात बोल रहा है कि जो एलएलपी का जो मेंबर्स होता है वो कैन बी इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज, नॉमिनीज के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की, यानी कि हम सिंपल वर्ड में बोले कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज में भी 2 तरह की कंपनी आती है। एक आती है आपकी प्राइवेट कंपनी और एक आ जाती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम, यहाँ पर एक्सेप्शन है, याद रखना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होना अनिवार्य है। मतलब 7 मेंबर्स अगर होंगे तभी कहीं जाकर के पब्लिक कंपनी का बन सकेगी, ठीक है। उससे नीचे में पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें, नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है उसके मैक्सिमम में, ठीक है। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फ्रॉम और इंडिविजुअल्स। तो मेंबर्स जो होते हैं ना, कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, या फिर अनदर बिजनेस फ्रॉम और इंडिविजुअल्स, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगला पॉइंट बोलता है, छठा पॉइंट ये बोलता है कि कंपनीज के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन केस ऑफ इंटेंशन इज फ्रॉड, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिट होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड, उसको एक्सटेंट तभी किया जा सकता है, कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटेंशन इज फ्रॉड, मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एग्रीड, अगर हम उसको एक्सटेंड करने के लिए एग्रीड हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी इंटेंशन अगर फ्रॉड होती है तब के केस में उसकी लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। समझ में आया? मतलब ये कि सपोज करो कि आपने एक एलएलपी बनाया है, ठीक है, आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाया है। अब आप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसने आपके एलएलपी में कुछ फ्रॉड कर दिया, ठीक है। अब आप तो ये जानते हैं कि एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उसकी जो लायबिलिटी है एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उसकी लायबिलिटी को इंक्रीज करना आसान है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है वो क्या कहती है कि लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है। तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है कंपनी में वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। देखो आप भी जानते हो कि कंपनीज में शेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि आपने इसमें समझा होगा कि अगर कोई 10 रुपये का शेयर्स आपने खरीदा है किसी कंपनी से, ठीक है, और आपने पे किए हैं सिर्फ 5 रुपये, और 5 रुपये जो पे किए हैं, ये बात आप भी जानते हो कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिट हो रही है, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं करेगी, ठीक है।
अब क्या होता है कि अगर मान के चलो कंपनी के किसी जो कंपनी का जो ओनर है उसको क्या हुआ कि किसी कारणवश कंपनी में कुछ लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि अब उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने जो है 5 रुपये सिर्फ पे किए थे, बाकी के 5 रुपये बाकी हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के या जो भी कंपनी का ओनर होता है वो आपसे सिर्फ 5 रुपये ही मंगवा सकता है, उससे ज़्यादा वो आपसे नहीं मंगवा सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसी तरह से अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो आ जाते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है मैनेजमेंट की? द बिजनेस ऑफ द कंपनी मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथोराइज्ड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कंपनी में जो बिजनेस द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बिजनेस की जो कंपनी होती है वो मैनेज होती है किसके द्वारा? पार्टनर्स के द्वारा, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो जिनके पास में ऑथराइजेशन होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज्ड इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ऑथराइज्ड होना चाहिए उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में तो यहाँ क्या बोलता है कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और इनको इलेक्ट करने वाला कौन व्यक्ति होते हैं? वो होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक ही के अंदर में 3 चीज़ें आपको पता लगी हैं। क्या क्या पता लगी हैं? कि कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यभार होता है उनको मैनेज करने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, पहली कंडीशन ये। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? वो होते हैं शेयर होल्डर्स। यानी कि जब तक शेयर होल्डर वोटिंग नहीं डालेंगे तब तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं चुन सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं 8वें और आखिरी पॉइंट में। 8वां पॉइंट क्या बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब कि डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर के मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, सिर्फ 2 पार्टनर्स, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया, ऐसे अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है कि वहाँ पर आपको 3 डायरेक्टर्स चाहिए। कितने डायरेक्टर चाहिए? 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया अगले टॉपिक पर क्या बनाना है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सके तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगला टॉपिक किस वीडियो पे, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।